नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज़रूरी है इनको पढ़ना। डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ आई है कि जो एनवॉयज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, माल्टा और बोट्सवाना के, ओके, तो इन्होंने एक लेटर जो है भरोसे योग्यता का वो प्रेजेंट किया है जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको। तो अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन तीनों मुल्कों की लोकेशन क्या है, ओके, और उनके आसपास जो है कौन से मुल्क हैं, कौन सी जो है मेजर सी हैं, कौन से जो रिवर्स हैं, तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अभी स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड को। तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का मैप है, ओके। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो स्विट्ज़रलैंड जो लोकेटेड है वो है जर्मनी के साउथ में, ओके, फ्रांस के ईस्ट में, ऑस्ट्रिया के वेस्ट में और इटली के नॉर्थ में। तो ये रहा रीजन, ये वाला रीजन है जो कि स्विट्ज़रलैंड का रीजन है। तो ये जो स्विट्ज़रलैंड है ये पूरी तरह से एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसको किसी भी समुद्र का रास्ता जो है नहीं लगता है। उसके आसपास देख लिए कौन कौन से जो मुल्क हैं उसके साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं। इटली है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ओके। और इसके अलावा और जो मुल्क हैं आप लोकेशन देखो कि स्पेन की लोकेशन कहाँ पर है, पुर्तगाल कहाँ पर है, ये पुर्तगाल रहा, ओके। उसके स्पेन के ऊपर ही है बे ऑफ बिस्के, ओके। फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इंग्लिश चैनल आ जाएगा। तो इंग्लिश चैनल इसके ऊपर जो है ये है पूरा यूनाइटेड किंगडम, ओके। ये भी जो हिस्सा है ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, यूके का पार्ट है। ये भी नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं। और ये वाला जो सारा ओशियन है इसको हम अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा जो आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नीदरलैंड है, ओके। फिर उसके बाद नीदरलैंड है, नीचे बेल्जियम है, फिर आगे डेनमार्क है, तो ऊपर जो है नॉर्थ सी आ जाता है, ओके। तो आगे इसी तरह से जो है सारे यूरोपियन कंट्रीज के मुल्क हैं, ओके। तो अभी जो न्यूज़ में ज़्यादा चल रहे हैं एक टर्की है, ओके। टर्की जो है ब्लैक सी को टच करता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ग्रीस जो है, ग्रीस के साथ भी टर्की का बॉर्डर लगता है, बुल्गारिया के साथ भी जो है बॉर्डर लगता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान का। तो ये दोनों मुल्क यहाँ पर स्थित हैं, ओके। ये भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। यहाँ ये रहा अजरबैजान, ये रहा आर्मेनिया। और उसके ऊपर है जॉर्जिया, ये है पूरा रशिया, रशिया की कैपिटल मॉस्को। फिर यूक्रेन और बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये सभी जो भी मैंने यहाँ पर मुल्कों की बात की है ये किसी टाइम पे यूएसएसआर का हिस्सा थे, ओके। जब 1989 के बाद विघटन हुआ तो ये नए मुल्कों की स्थापना हुई। और पोलैंड, ओके। तो इसी तरह से काफ़ी मुल्क हैं। तो इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ओके, यहाँ पर नॉर्वेन सी आ जाता है, आइसलैंड है, ओके। फिर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आता है गल्फ ऑफ बोथनिया, ओके, गल्फ ऑफ बोथनिया। और फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में आता है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ओके। और स्वीडन और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन दोनों के बीच में आता है बाल्टिक सी, ओके। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस मैप को आप दोबारा से रिवाइंड करके देखना, वीडियो को पॉज करके, और अच्छे से इसको जो है रिमेंबर करना है। तो उसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं बोत्सवाना और माल्टा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो बोत्सवाना वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो है यहाँ पर, ये येलो कलर में। और इसके साथ जो बॉर्डर टच करते हैं कंट्रीज नामीबिया है, अंगोला है, उसके बाद यहाँ पर जिम्बाब्वे है, ओके। तो और नीचे जो है वो है साउथ अफ्रीका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीज हैं जो कि बोत्सवाना के साथ बॉर्डर टच करते हैं। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके साउदर्न एरिया में स्थित है जो है मुल्क बोत्सवाना, ओके। और इस मैप को आप अच्छे से निहारिए, सभी कंट्रीज को देखिए। और जो इंडियन ओशन की तरफ जो कंट्रीज पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनकी लोकेशन देखिए, कौन सा मुल्क कहाँ पर स्थित है, उसका किस मुल्क के साथ बॉर्डर लग रहा है। और तीसरी कंट्री जो अभी बची है वो माल्टा। तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, ओके।
और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ वो कंट्री जो है बॉर्डर टच करती है। तो आगे जो न्यूज़ है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से न्यूज़ आ रही है। तो यहाँ पर जो FAO है, ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, सो इसकी जो है अभी 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो उसके याद में एक 75 रुपीज़ का जो है डिनोमिनेशन कॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और इसके साथ साथ 17 जो रिसेंटली जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं, ओके, 8 क्रॉप्स की, उसको जो है नेशन को जो है डेडिकेट किया गया है। ओके, आगे यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया ने 2016 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में इन दोनों को जो था प्रपोजल दिया था FAO को। ओके, तो इन दोनों का प्रपोजल जो है FAO ने एंडोजर कर दिया है। ओके, सो 2016 में हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस मनाया था और इसको जो रिकमेंड किया था इंडिया ने कहा था। ओके, और अभी 2023 में भी जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाएंगे। ओके, इसके अलावा FAO क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए? तो सबसे पहली बात, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको जो है न्यूट्रिशन वाली डाइट जो है वो नहीं मिलती है। तो इसी के तहत इंडिया जो है वो पोषण अभियान भी चला रहा है। ओके, जिसमें टारगेट किया है कि कम से कम 100 मिलियन पीपल जो है उनको जो है इसका फ़ायदा पहुँचाया जाए, एक न्यूट्रीफाइड डाइट जो है उनको मिले, ताकि जो बीमारियाँ पनपती हैं बिना न्यूट्रिशन के फूड खाने से, तो उससे जो है बचाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को। तो अगर न्यूट्रिशन वाला डाइट अगर मिलेगा तो उससे क्या होगा, जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम आती है बच्चों में, ओके, अंडर न्यूट्रिशन की, अनेमिया की, ओके, लो बर्थ वेट की, तो ये जो है इनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों की डेथ जो है 5 साल से पहले वो हो जाती है, उनके जो रीज़न रहते हैं वो यही कारण होते हैं। ओके, उसके बाद अगर माल न्यूट्रिशन की बात करें, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा जो भयंकर रूप में जो है मिल रही है। ओके, तो उसके लिए भी जो है FAO जो है काम कर रहा है। इसके अलावा जो 2 बिलियन पीपल हैं, ओके, तो वो जो है अभी सफ़र कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ओके, सो डाइट में जो न्यूट्रिशन है वही नहीं है। सो डाइट अगर आप खाओगे बिना न्यूट्रिशन की जो डाइट है, ओके, तो वो सिंपल ऐसे है जैसे अगर आप कोई घास वगैरह खा रहे हो, कि जहाँ पर ऐसी रोटी खा रहे हो जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जो आपको बॉडी को लगेगी नहीं। ओके, वो आप खा रहे हो सिर्फ और सिर्फ भूख मिटाने के लिए, उसका आपकी बॉडी को, आपके जो ब्लड सेल्स हैं, ओके, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जांपल ऐसे ग्लूकोज वगैरह जो है हमें डाइट से मिलता है, ऐसा कोई भी फ़ायदा जो है नहीं मिल रहा। आगे हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो है यूनाइटेड नेशन की द्वारा बनाई गई है। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ओके, जो कि लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट्स को टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। और ये जो है बनाई गई थी अक्टूबर 1945 को। अभी के लिए अगर बात करें तो जो हेडक्वार्टर है FAO का वो है रोम, इटली में। ओके, एंड मेंटेन्स रीजनल एंड फील्ड ऑफिसेस अराउंड द वर्ल्ड, operating in over 130 countries. So it helps governments and development agencies coordinate their activities to improve and develop agriculture, forest, fisheries and land and water resources. So इसके साथ साथ environment को भी ये टैकल करके चलती है कि किसी तरीके से जो है इंसान जो है उसको अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए। तो ये है कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2016 से 2030 तक जो है पूरे वर्ल्ड को इसका टारगेट दिया गया है कि ये 17 गोल आपने अचीव करने हैं। सो 2016 से पहले सन 2000 से लेके 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चले थे, तो उसमें भी जो जितने गोल्स वहाँ पर रखे गए थे इंडिया जो थे वो अचीव नहीं कर पाया था। अभी यहाँ पर इंडिया टारगेट करके चल रहा है ये 17 के 17 गोल जो है इसको अचीव कर पाए 2030 तक। तो यहाँ पर यह भी बात क्वेश्चन आ सकता है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो किसके लिए कर रही है कि कोई भी भूखा ना मरे, अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट मिले। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से वो कौन से नंबर वाला गोल है। ओके, तो आंसर है नंबर 2, ओके, जीरो हंगर। तो इसी तरह से आपको जो है गो थ्रू होना है इन 17 गोल्स से। तो पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी, उसके बाद दूसरा जीरो हंगर, तीसरा अच्छी हेल्थ,
चौथा है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठा है अच्छा पानी और सैनिटेशन की जो प्रबंध वो प्रोवाइड करवाने, सातवां है कि अच्छी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी प्रोवाइड हो, इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज के ऊपर जो है फोकस कर रही है। इसके अलावा 8वें नंबर पर है कि अच्छा वर्क मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ मिले। 9वें नंबर पर है कि इनोवेशन जो है आए इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। नंबर 10th में जो है जो इनइक्वालिटीज है उनको कम करना है हमें। नंबर 11 पर है सस्टेनेबल सिटीज ओके एंड कम्युनिटीज। नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सो कहने का मतलब जो कंजप्शन हम करते हैं उतनी हो कि जितनी प्रोडक्शन हुई है वो कंज्यूम हो जाए ओके। सो इसके अलावा 13 नंबर पे क्लाइमेट एक्शन है। 14 नंबर पर लाइफ बिलो वाटर, जैसे समुद्र के जो जीव हैं उनके बारे में भी हमने ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बड़े पैमाने पर शिप ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए भी जो गाइडलाइंस जारी की होती हैं कि रास्ते में अगर वो जा रहे हैं तो समुद्र के अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं गिरना चाहिए ओके। किसी तरह का भी कोई भी एसिडिक मटेरियल समुद्र की सतह के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस कंपनीज को काफ़ी भरी मात्रा में जो है फाइन किया जाता है। और जो कुछ कंपनीज होती हैं जो ट्रेड कर रही होती हैं, शिपिंग कंपनी चला रही होती हैं, तो वो कंपनी भी बंद हो जाती हैं ओके। सो आगे है 15 नंबर पर लाइफ ऑन लैंड, हमें अपना जीवन अच्छा करना है, फॉरेस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है ओके। तो जैसे मियावाकी मेथड के थ्रू ओके, सो लोगों को अभी जागरूक कर रही है गवर्नमेंट। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया है कि जो आपका घर है, घर का जो आपका बैक यार्ड है उसको जो है आप जंगल में तब्दील करें। वहाँ पर आपको अच्छी जो वायु जो है, स्वस्थ वायु आपको मिलेगी, आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छी होगी। 6ठे नंबर पे है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ओके। सो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, या वर्ल्ड लेवल पर जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है ओके, शांति बहाल करनी है। और लास्ट है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो सभी मुल्कों को आपस में तालमेल बिठा के चलना है और इन्हीं सभी गोल्स को कोशिश करनी है कि 2030 तक जो है अचीव कर लिया जाए। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी, इंपॉर्टेंट है। सो आप भी एक बार नज़र मारें ज़रूर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो आगे ये जो न्यूज़ है ये यहाँ पर बात की गई है, जो कैबिनेट है मोदी सरकार की, उन्होंने एक स्पेशल पैकेज जो है अप्रूव कर दिया है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूटी है दोनों के लिए। सो किसके अंदर? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ओके, जो कि चलाई जा रही है नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन के तहत। तो ये जो मिशन चल रहा है ये चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ओके, सबसे पहली बात। इसके अलावा यहाँ पर जो राशि दी जाएगी वो है 520 करोड़ दोनों यूटीज़ को ओके। तो ये 5 साल के लिए राशि मिलेगी फिजिकल ईयर 2023 और 24 तक ओके। तो इसका मकसद यही होगा कि फंडिंग को इंश्योर करने का मकसद यही है ओके। जो ये मिशन चलाया जा रहा है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसको जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में और बूस्ट मिले और उसको जो आगे बढ़ाया जाए ओके। तो इसीलिए जो है आगे बढ़ाने के लिए कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बांटा जाए और जो गरीबी है ओके उन इलाकों में उसको कम किया जाए। खास तौर पे जो गांव देहात के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है तरक्की जो है आने वाले समय में देखने को मिले। उसके बाद अगर मैं बात करूं दीनदयाल अंत्योदय योजना ओके, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ओके। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सा प्रोग्राम है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। इसका जो एम है वो है कि जो गरीबी, जो गांव के लोगों के अंदर, जहाँ गांव में जो गरीबी होती है, रूरल पॉवर्टी, उसको ख़त्म करना। कैसे ख़त्म करोगे? थ्रू द प्रमोशन ऑफ मल्टीपल लिवलीहुड्स फॉर द रूरल पुअर हाउसहोल्ड्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब उनको जो है काम धंधा जो प्रोवाइड करके जो कि अपनी रोजी रोटी वो कमा सकें और खा सकें। ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था जून 2011 में, तो रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए और एक अच्छा जो था पॉवर्टी को ख़त्म करके एक अच्छा जो है पैराडिग्म शिफ्ट जो है बनाने के लिए। आगे यहाँ पर बात की गई है दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम NRLM भी बोलते हैं ओके। तो ये कोशिश करता है कि हर एक तरह के जो रूरल पुअर हाउस होल्ड्स हैं वहाँ तक जो है अप्रोच की जाए ओके। तो इनके जो एस्टिमेशन है वो है 10 करोड़ हाउस होल्ड्स कम से कम, उनकी लिवलीहुड्स को इम्पैक्ट किया जाए ओके थ्रू यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन बाय इंटर एरिया ऑर्गेनाइजेशन, 1 वुमेन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल हाउस होल्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो हर एक घर में से
एक वुमेन मेंबर को जो है ट्रेन किया जाएगा। ओके, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है उनको कोशिश की जाएगी कि वो जितने भी घर हैं किसी एक गांव में, वहां पर जो एक वुमेन मेंबर बाहर आए और सभी वुमेन मेंबर मिलकर अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, जिसमें जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत है सब मिल बांट के जो है दूसरे की मदद करें। ओके, ये सिर्फ जो ग्रुप है वुमेन जो है वही बनाएंगी और उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी जो है प्रोवाइड जो है की जाएगी इस मिशन के तहत। इसके आगे जो न्यूज़ है वहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल दिया है। अभी क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसका नाम है स्टार्स। ओके, सो जिसके तहत जो स्कूल की एजुकेशन है उसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो टोटल अमाउंट है वो है 5718 करोड़ रुपीस। तो इसमें जो है वर्ल्ड बैंक भी जो है यहाँ पर जो है अपनी मदद प्रोवाइड करेगा। सो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ओके, सो ये टोटल कॉस्ट जो है इसकी 5718 करोड़ रुपीस है, जिसमें से वर्ल्ड बैंक जो है वो 500 मिलियन US डॉलर की सपोर्ट करेगा, जो कि इंडियन रुपीस में बनता है 3700 करोड़। इसके अलावा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, जो कि जारी की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर कौन है। ओके, इसके अलावा जो है एक नेशनल असेसमेंट सेंटर, ओके, वो उसको सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा पारक एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ओके, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करता है। ओके, सो नेशनल असेसमेंट सेंटर उसका नाम क्या है, पारक। और पारक एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये पारक आता है इसका भी आपको पता होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट कौन कौन से स्टेट्स में लगेगा, तो ये अभी तक जो है 6 स्टेट्स के नाम है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। ओके, और जो स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको सपोर्ट मिलेगी वेरियस इंटरवेंशंस फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, और इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इसी के जैसा एक सिमिलर प्रोजेक्ट भी चलाया जाएगा, जिसमें जो है फंडिंग करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो उसमें जो है 5 स्टेट्स आते हैं, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम। ओके, सो ऑल स्टेट्स will partner with one other state for sharing their experiences and best practices। So जब भी ये स्टार्स प्रोग्राम लागू होगा जो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर जितने भी स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे स्टेट्स आपस में भी जो है अपनी जो एक्सपीरियंसेस उनको शेयर करेंगे, और जिससे क्या है आने वाले समय में जो बच्चों की एजुकेशन है उसको जो है अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्टार्स प्रोजेक्ट है क्या। ओके, तो जो स्टार्स प्रोजेक्ट है इसका जो मेन मोटिव है वो है कि जो स्टेट्स हैं वहाँ पर एक जो है इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्युएटिंग, डेवलपिंग, इम्प्रूविंग और इंटरवेंशन करनी विद डायरेक्ट लिंकेजेस टू इम्प्रूव्ड एजुकेशन आउटकम्स एंड स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूव्ड लेबर मार्केट आउटकम्स। एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना है यहाँ पर, जो ट्रेनिंग जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सो उस प्रैक्टिकल अप्रोच का मोटिव यही होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी वो बाहर में आके उसको करने के लिए काबिल बन सकें। अभी के लिए जो पुरानी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था, प्रैक्टिकल के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे थे और हम जो है पीछे रह रहे थे बाकी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके मुकाबले में। सो जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसका जो मेन मोटिव यही है कि क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स होनी चाहिए। तो उसके तहत जो पुराना ढांचा था उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है और यहाँ पर कोशिश यही की जाएगी कि इम्प्रूव्ड एजुकेशन आउटकम्स जो बाहर निकल कर आए। सो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अटल इनोवेशन मिशन चल रहा था, वहाँ पर भी कल मैंने PIB में बात की थी कि बच्चों को हुनरमंद बनाया जाएगा जब वो क्लासरूम में स्टडी कर रहे होंगे, तभी उनके हाथों में जो हथियार हैं, ओके, जो कि टूल्स वगैरह हैं, ओके, अलग अलग सेक्टर्स के, वो पकड़ाए जाएंगे, उनसे वो खुद ही उनके सामने प्रॉब्लम रखी जाएगी, खुद उसके बारे में सोचेंगे, खुद सोल्यूशन बनाएंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट है स्टार्स प्रोजेक्ट। उसका ओवरऑल फोकस जो वो यही है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उसको अचीव किया जाए और इसी के लिए ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाएगा। सो आगे जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से।
तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में नेवल इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी जो है की गई है। तो यहाँ पर जो है अवार्ड्स जो है दिए जाते हैं। ओके, तो उनको ये अवार्ड्स मिलते हैं जो अपनी जो है लीडरशिप क्वालिटी या अचीवमेंट्स जो है प्रोफेशनल अचीवमेंट्स उनको हासिल करते हैं। ओके, सो ये जो है कंडक्ट होता है INS इंडिया के द्वारा। सो एडमिरल करमबीर सिंह अभी के लिए वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। ओके, उन्होंने जो है अवार्ड्स बांटे हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में जो कि अच्छा जो है लीडरशिप क्वालिटी जो है शो करके बताई है। तो 8 तरह के मेडल्स हैं यहाँ पर। ओके, जिसमें से एक जो है युद्ध सेवा मेडल है और दूसरा है नौसेना मेडल। ओके, जो कि ड्यूटी के लिए जो है दिए जाते हैं, जिन्होंने ड्यूटी के लिए ओके अपना पूरा डिवोशन जो है वो दिखाया है, उनको ये मेडल प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो बाकी की जो 6 मेडल हैं उनको विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो कहा जाता है। ओके, सो ये भी जो है प्रोवाइड किए गए हैं कल जो सेरेमनी की गई थी। सो ये इवेंट जो है ट्रेडिशनली होता है। ओके, सेरेमोनियल परेड है। ओके, जो सेंट्रली फॉर ऑल अवार्डीज इन द इंडियन नेवी। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके बारे में भी न्यूज़ अभी चल रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर जो है काम करता है। जो भी वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ये सब कुछ ऑब्जर्व करता है। ओके, फिर जो है पूरे देश में जो है अलर्ट भी जारी करता है। अगर फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो है बे ऑफ बंगाल में जो है उससे आगे जो है कर्नाटका और जो उड़ीसा साइड जो एरिया है वहाँ पर अभी डिप्रेशन जो है बनता जा रहा है, हवा का दबाव बनता जा रहा है। ओके, तो जिससे आने वाले समय में हवा की क्वालिटी खराब हो सकती है। ओके, तो उसके लिए ये पहले से ही अर्ली वार्निंग जो एयर क्वालिटी सिस्टम है उसके थ्रू जो है वार्निंग जारी कर देता है पूरे इंडिया में, ताकि कि लोग जो है सतर्क हो जाए। तो जो इसका काम है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सेस्मोलॉजी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ओके, और पूरे इंडिया में पूरे इंडिया के अक्रॉस इसके ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं। ओके, इसके अलावा जो अंटार्कटिका है वहाँ पर भी जो है इसका एक स्टेशन है। ओके, और बाकी के जो रीजनल ऑफिसेस हैं मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में स्थित हैं। सो बहुत ही अहम जो है रोल अदा करता है इंडिया का जो वेदर फोरकास्ट है उसके बारे में जानकारी देने में, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ये काम करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आगे जो खबर है ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से। तो यहाँ पर एक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। ओके, और IEEE, कंप्यूटर सोसाइटी और ओरेकल, ये तीनों जो है मिलकर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं गवर्नमेंट टेकथॉन 2020, जो कि 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक चलेगी। ओके, ये एक वर्चुअल हैकाथॉन होगा जिसका मेन मोटिव होगा कि नए आइडियाज उसको डेवलप करना, इनोवेशन को बूस्ट करना, टेक्नोलॉजी को यूज करना एग्रीकल्चर में और उसके साथ वाले एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पर। तो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो इसके आगे जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो यहाँ पर रिसेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की एक मीटिंग जो है अटेंड की है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, मीटिंग अटेंड की गई, इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इस बार कर रहे हैं सऊदी अरब। ओके, और यहाँ पर बेसिकली क्या बात की गई है, डिस्कशन की गई है जो करंट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है G20 नेशन का। ओके, और वो कैसे रिस्पांस दे रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक को, और कैसे जो है अपना जो फाइनेंस ट्रैक है उसको जो है उसको प्रायोरिटी देकर सही करके चल रहे हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर डिस्कशन की गई है इस मीटिंग में। ओके, इसके अलावा जो आउटकम है G20 एक्शन प्लान का, ओके, यहाँ पर बात की गई है डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव की। ओके, सो डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि टाइम बाउंड्स जो है सस्पेंशन जो है प्रोवाइड करना डेट सर्विस पेमेंट्स के लिए, खास तौर पे जो लो इनकम कंट्रीज है। ओके, जिनके ऊपर कर्जा ज़्यादा है और इनकम भी लो है। ओके, अफ्रीका में इन कंट्रीज़ की ज़्यादा तादाद है। तो ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने अपने कर्जे की पेमेंट देनी है, ओके, लेकिन अभी उनके बाद जो टाइम बाउंड है वो कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत और समय काल जो है उनका बढ़ाया जाए। सो इनिशिएटिव जो है पहले ये सिर्फ और सिर्फ 2020 के एंड तक था। ओके, अभी इसको जो है और 6 महीने के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। तो उसके लिए जितने भी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे थे वो सभी सहमत हो गए। सो G20 क्या है, ओके, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कब ये G20 बनाया गया और इसके कितने मेंबर हैं,
क्या इंडिया G20 का मेंबर है या नहीं है, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो आगे यहाँ पर बात की गई है 50% तक सब्सिडी जो है प्रोवाइड की जाएगी अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, और ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी मिलेगी फॉर किसान रेल स्कीम, उसके लिए भी। सो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या चीज़, सबसे पहले तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सो पहले जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर एग्री लॉजिस्टिक्स हैं, या जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं या प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चलाया गया था। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा कि जो अनियन है, प्याज है, उसके, टमाटो के और पोटैटो के, इनके जो प्राइसेस हैं इसमें वेरिएशन आता रहता है। खासतौर पर जो अनियन है उसके कभी जो प्राइस है, अगर सप्लाई कम हो जाती है जब, तो प्राइसेस जो है आसमान छू लेते हैं, और टमाटो का भी यही हाल है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी स्कीम जो है शुरू की थी, ताकि कि इनका जो प्राइस है इसको कंट्रोल करके चला जाए, और इससे जो फायदा होगा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और जो इसको स्टोर करते हैं, इन सभी को जो है मैनेजमेंट में इसकी जो फैसिलिटी मिलेगी वो सब्सिडी के तहत। सो इसके अलावा और भी जो यहाँ पर बात बोली गई है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ TOP क्रॉप्स थ्रू आउट द कंट्री अराउंड द ईयर विदाउट प्राइस वोलेटिलिटी। सो प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए पूरे कंट्री में, तो इसीलिए ये स्कीम जो थी ये चालू की गई थी। इसके अलावा इस स्कीम को और एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2020 में। ओके, सो पहले सिर्फ टमाटो, अनियन और पोटैटो था, अब जितने भी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको भी जो एक्सटेंड कर दिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है इस स्कीम के तहत, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगले 6 महीने के लिए। ओके, सो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको जो है एक्सटेंड किया गया है 6 महीने के लिए। सो कहने का मतलब एडिशनल जो ऐड किए गए उसको, उनको जो है एडिशनल जो एक्सटेंशन मिली है वो सिर्फ 6 महीने तक है। सो ये जो सब कुछ चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत। सो इन्होंने ही ये जो स्कीम थी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ये लॉन्च की थी। इसके अलावा NAFED ये इसकी नोडल एजेंसी होगी जो प्राइस को जो है स्टेबलाइज करके चलेगी। सो NAFED ये कब बनाया गया था, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो आगे जो न्यूज़ है यह है थैलासेमिया बाल सेवा योजना के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हेल्थ के रिलेटेड न्यूज़ है। सो 2017 में ये योजना लागू की गई थी कोल इंडिया की तरफ से। सो कोल इंडिया जो है यहाँ पर फंडिंग करता है CSR के थ्रू। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जो भी बड़े बड़े अदारे हैं, कंपनीज हैं, उनके लिए एक CSR फंड लगाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसका 2% आप CSR फंड में, और वही जो फंड है आगे जो हेल्थ इश्यूज के लिए जो है उसको यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम चलाया गया है उसका नाम है HCCT। ओके, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सो इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो है कि वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी ओके प्रोवाइड करना हेमोग्लोबिनोपैथीज के लिए, ओके, लाइक थैलासेमिया, सिकल सेल डिजीज फॉर पेशेंट्स हु हैव मैच्ड फैमिली डोनर। सो ये एक तरह की बीमारी है, ओके, जिसके लिए जो है एक बार जो है यहाँ पर पैसा मिलेगा उस पर्टिकुलर पेशेंट को जो इस बीमारी से जूझ रहा है, अगर उसके पास मैच्ड फैमिली डोनर है, मतलब उसका जो घर वाला कोई है उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो जो CSR इनिशिएटिव है वो टारगेट इसका यही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया जाए कम से कम 200 पेशेंट्स को, और उनको एक पैकेज प्रोवाइड किया जाए, और जो ये पैकेज की कॉस्ट है वो 10 लाख से जो है ऊपर नहीं जानी चाहिए पर HSCT। ओके, सो आगे मैं बात कर रहा हूँ थैलासेमिया के बारे में। ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। ओके, सो एक ब्लड का डिसऑर्डर है जहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड में वो कम हो जाती है। ओके, सो लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, जो प्रोटीन जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर वो कम होंगे तो सीधी सी बात ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ओके, सो शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी भी कमी आ जाती है, नॉर्मल से वो नीचे आ जाते हैं। सो इसके जो सिम्टम्स हैं वो है थकावट हो जाती है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ओके, इसके अलावा ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है बॉडी की। ओके, माइल्ड फॉर्म्स में नॉट नीड ट्रीटमेंट, सेवर फॉर्म्स में रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और डोनर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। सो बड़े पैमाने पर अगर बीमारी फैल जाए तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो भी तब अगर उसके पास कोई डोनर अवेलेबल हो, खासतौर पे जो फैमिली डोनर क्योंकि जिसके साथ उसका मैच करता हो। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ जो है फैमिली एंड हेल्थ
वेलफेयर है, इसके अंडर जो ये सारी योजना जो है काम कर रही है। सो आगे जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। तो यहाँ पर बात की गई है ARHCs की, अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये प्रोवाइड किए जाएंगे जो अर्बन माइग्रेंट्स है, जो गरीब लोग हैं। ओके, जो कि ये जो स्कीम चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्बन। ओके, ये इस इनिशिएटिव का जो मेन मकसद है ये है कि डिग्निफाइड अफोर्डेबल लिविंग स्पेसेस जो है प्रोवाइड करनी। ओके, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। ओके, या फिर किसी मार्केट में या ट्रेड एसोसिएशन या किसी एजुकेशनल या हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, या किसी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, या कोई लॉन्ग टर्म टूरिस्ट है, विजिटर्स है, स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए ये जो है स्कीम जो है अवेलेबल है। यहाँ पर जो रेंटल प्राइसेस है वो बहुत ही अफोर्डेबल रखे जाएंगे, जो कि आम नागरिक जो जिसको जो है अफोर्ड कर सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। सो आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। तो यहाँ से एक न्यूज़ आई है। सो एक छोटा सा विलेज है अरुणाचल प्रदेश का जिसका नाम है ब्रोकासरथंग। ओके, ब्रोकासरथंग। सो यहाँ पर ये इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और भूटान के बीच में स्थित है। 2900 मीटर की हाइट के ऊपर इसका एल्टीट्यूड है। ओके, और मीन सी लेवल है। ओके, इसके अलावा उस इलाके में सिर्फ 22 हाउस होल्ड है जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है। ओके, और 170% वहाँ पर जो है ब्रोका नाम की कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ का जो कम्युनिटी नेम है ब्रोकपा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कम्युनिटी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोकपा। ओके, सो ब्रोकपी जो लोग हैं वो जाने जाते हैं याक रेयरिंग। ओके, और नोमैडिक लाइफस्टाइल के लिए, आदिवासी लाइफस्टाइल के लिए। इसके अलावा जो अगर इम्पोर्टेंटली मैं बात करूं जल जीवन मिशन, ये जो मिशन है स्टेट्स की पार्टनरशिप की तहत ये चलाया जाएगा हर एक स्टेट्स में। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो टैप वाटर सप्लाई है वो हर एक रूरल हाउस होल्ड में जो है पहुंचाई जाए 2024 तक। और इसका जो मिशन है गोल का यही है कि हर एक जो रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पर अश्योर्ड अवेलेबिलिटी हो पोर्टेबल वाटर की। कम से कम जो है 55 लीटर पानी पर कैपिटा पर डे जो है रेगुलर बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोवाइड किया जाए हर एक हाउस होल्ड को। सो इससे आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी लोगों की ज़िंदगी में, और खास तौर पे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। कब तक जो है यहाँ पर टारगेट रखा गया है, सन 2024 तक जल जीवन मिशन। सो ये जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ओर से। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिससे जो सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा है जिसका नाम है चैंपियंस, उसको एक असिस्टेंस मिलेगी ताकि कि आने वाले समय में जो भी MSME के रिलेटेड इश्यूज आएंगे उसको अच्छे तरीके से जो है हैंडल किया जाए, और उसका क्विक और इफेक्टिव जो रेजोल्यूशन है ऑन द स्पॉट जो है MSMEs जो भी जिसने भी कोई शिकायत या कोई भी जानकारी मांगी होगी उसको वो प्रोवाइड किया जाए, और जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड किया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। इसके ऊपर क्वेश्चन UPSC पूछ रही है, मेंस में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो सिंगल विंडो मीन्स एक ही विंडो पे आपके जो भी काम है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप करवाना चाहते हैं वो एक ही बार में हो जाएगा। तो पोर्टल का नाम याद रखना है, वो है चैंपियंस। ओके, तो ये है MSMEs के लिए बनाया गया पोर्टल है। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो यही है कि एनेबलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग देयर चैंपियंस पोर्टल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी टू ड्राइव इनसाइट। ओके, सो इसको सही तरीके से चलाना है आने वाले समय में। चैंपियंस पोर्टल को इनेबल करना है कि हर कोई जो इसको जो है यहाँ पर असेस कर सके। इससे आने वाले समय में क्या होगा, दिस इज हेल्पिंग देम इन अंडरस्टैंडिंग द इशूज इन रियल टाइम which includes information intelligence and sentiment analysis based on widely available social media and online data। सो हर एक तरह की डाटा को जो है रियल टाइम बेसिस पे ऊपर ये लेकर काम करेगा इश्यूज को, और सॉल्यूशंस जो है उसको जो है निकालने की कोशिश करेगा। और इनपुट एंड इंफॉर्मेशन विल एनहांस आवर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन वन हैंड एंड फ्री और ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द अदर। सो आने वाले समय में जितनी इंफॉर्मेशन जो भी सोशल बिहेवियर के बारे में पता चलेगी, ओके, सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन डाटा के तहत उससे फ़ायदा होगा। ओके, एक साइड पे, और साथ ही साथ जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ओके, आने वाले समय में तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है MSMEs के तरफ से चला गया है। ओके, तो इसका आप पोर्टल विजिट कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं चैंपियंस पोर्टल, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह की सुविधा वहाँ पर अवेलेबल है।
सो ये जो न्यूज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए जितनी भी न्यूज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, ओके। और वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो उसी इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की है अभी तक, PIB के जितने लेक्चर्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाएं तो मैं आपको यही एक सलाह दूंगा कि आप ये लेक्चर्स बार बार सुने, ओके। तो इन लेक्चर्स से आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ISA के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो अभी के लिए दोबारा से इंडिया और फ्रांस वो री इलेक्टेड हो गए हैं प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ओके। तो अभी जो इसकी असेंबली हुई है वो 3rd असेंबली हुई है, ओके। तो अभी तक इसके 53 मेंबर कंट्रीज हैं, 5 सिग्नेटरी हैं, ओके। और प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज वो भी जो है पार्टिसिपेट अभी उन्होंने असेंबली में किया है, ओके। सो 53 मेंबर कंट्रीज और 5 सिग्नेटरीज जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया है असेंबली में। इसके अलावा जो डिमांड है ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो एग्रीगेटेड डिमांड है वो है कि 2,70,000 से ज़्यादा जो है सोलर पंप्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएं 22 कंट्रीज में, जिनका जो कैपेसिटी है वो है 1 गीगावाट ऑफ सोलर रूफटॉप अक्रॉस 11 कंट्रीज, ओके। इसके अलावा मोर देन 10 गीगावाट ऑफ सोलर मिनी ग्रिड्स अक्रॉस 9 कंट्रीज अंडर इट्स रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। तो ये जो है इनके इनिशिएटिव्स है, मिशंस है, ओके। जो अप्रोच है डिमांड की, ओके, इसके बारे में यहाँ पर बात बोलेंगे कि इतनी डिमांड अलग अलग कंट्रीज में हो चुकी है। सो अभी ISA सोलर अवार्ड्स भी शुरू गए हैं, पहली बार ये शुरू किए गए हैं, ओके। इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी है ऑलरेडी जो कंट्रीब्यूट कर रही है 2.8% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, and if trends were to continue by 2030. So solar will become most important source of energy for electricity production in large part of world. So आने वाले समय में ये जो ISA बनाया गया है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल है वो रहने वाला है सोलर एनर्जी के कैटेगरी में। तो इंडिया यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में और रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो इंडिया का भी टारगेट है कि 175 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा 2022 तक, ओके। इसमें से सोलर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, और भी बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं रीन्यूएबल एनर्जी के उसको इंडिया यूज करेगा। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये अलायंस है 121 कंट्री का, जिसका इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था। और ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो सनशाइन कंट्रीज हैं, ओके। सो इस जहाँ तो वो कंट्री कम्प्लीटली जो है और जब पार्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जो है वो ये कंट्रीज जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। कौन सी कंट्रीज हैं, कोई 2 कंट्रीज के नाम बताने हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, और कुछ 2 कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसी के अंदर, जो ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। इसको 30 नवंबर 2015 में इसको स्थापित किया गया था। इसके जो अभी के लीडर हैं वो है उपेंद्र त्रिपाठी। जो अब इसको फाउंड किया गया था पेरिस फ्रांस में। जो मेंबरशिप है वह जितने भी मेंबर्स UN के हैं वो सभी इसके मेंबरशिप उसके ले सकते हैं। जो फाउंडर्स हैं वो है नरेंद्र मोदी और फ्रांकोइस होलांडे जो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फ्रांस के। सो इसके आगे जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ओर से। तो यहाँ पर एक मिसेज सीमा गुप्ता है जो डायरेक्टर हैं ऑपरेशंस पावर ग्रिड में, जिन्होंने गोल्ड स्टीव अवार्ड जीता है, ओके। सो वोमेन इन बिजनेस इस इनिशिएटिव के अंदर ये अवार्ड इनको मिला है। तो स्टीव अवार्ड्स होते क्या हैं, ओके। ये 8 सेट ऑफ 8 बिजनेस अवार्ड्स हैं, कॉम्पिटिशंस, ओके, जो स्टेज्ड एनुअली बाय स्टीव अवार्ड्स। They are created in 2002 to recognize accomplishments and contributions of companies and business people worldwide, okay. So जो भी कोई अचीवमेंट करता है अब बिजनेस के क्षेत्र में, खासतौर पे वोमेन की यहाँ पर बात करें तो उनको ये स्टीव अवार्ड जो है प्रोवाइड किया जाता है। सो अगली जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ओर से। तो यहाँ पर जो गडकरी जी हैं वो जो है जो 14.15 किलोमीटर लंबी जोजीरा टनल है, ओके, उसका फर्स्ट ब्लास्टिंग जो है शुरू होने वाली है, ओके। इससे क्या फ़ायदा होगा आने वाले समय में, जो टनल जो है आने वाले समय में इंश्योर करेगी कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो बिटवीन श्रीनगर वैली और लेह के बीच में ऑन नेशनल हाईवे 1, ओके। तो ये जो अप्रोच करेगी रोड टू जेड मोर टनल एंड अलवांचे प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। सो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। ये जो टनल
इसको बनाई जाएगी। इसका जो नाम है उसको हम जोजिला पास के नाम से जानते हैं। ओके, अभी के लिए जो ये स्थित है ये 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित है। प्रेजेंटली ये सिर्फ और सिर्फ साल के 6 महीने ही यहाँ पर जो है सड़क काम करती है, गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। ओके, नेशनल हाईवे 1 के ऊपर ये पड़ता है। श्रीनगर और लेह को जो है, द्रास और कारगिल को, इन सबको जो है आपस में ये जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये भी बात बोली गई है कि मोस्ट डेंजरस स्ट्रेच है वर्ल्ड में। ओके, अगर वहाँ पर कोई भी आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो एक बहुत ही जो है डेंजरस आप एक्ट कह सकते हैं। ओके, तो ये है जम्मू कश्मीर का नक्शा। तो यहाँ पर ये वाला जो रेंज है ये है जोजिला टनल। ओके, ये वाली रेंज है। सो श्रीनगर को जोड़ेगी ये लेह के साथ, करगिल के साथ, द्रास के साथ। तो ये वाला रोड है 3000 एल्टीट्यूड के ऊपर जो है ये स्थित है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से। तो यहाँ पर एक नई वैरायटी जो है वीट की जो है इसकी बात की गई है, जो कि आने वाले समय में फार्मर्स की काफ़ी मदद करेगी और उनका जो यील्ड होता है, जो उनका उत्पादन होता है वीट का, उसको डबल कर सकती है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के किसी विलेज की बात की गई है जहाँ पर ये ऐसी जो है पैदावार देखने को मिली है, ये जो नई वैरायटी है इसके साथ। सो इस जो न्यूली डेवलप्ड जो कॉमन वीट है, जहाँ जो ब्रेड वीट है, उसको हम हाई यील्डिंग एस्टिवम भी बोलते हैं। ओके, जो कि ये 110 दिनों के अंदर अंदर ये मैच्योर हो जाती है एंड इज रेसिस्टेंट टू मोर रेसेस ऑफ लीव एंड स्टेम रस्ट। सो नॉर्मली जो हम वीट जो है बोते हैं उसको काफ़ी तरह की रस्ट लग जाती है। ओके, और इसके अलावा जो उसका मैच्योरिंग डेज है वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो नई वैरायटी आई है ये कम दिनों में ही मैच्योर हो जाती है और जो बाकी की बीमारियाँ लगती हैं, कीड़ा लग जाता है, उससे भी जो है फसल को जो है बचा कर रखती है। सो आने वाले समय में यहाँ पर बात की गई है कि फार्मर्स नाउ हैव ए वीट वैरायटी डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट विद सिग्निफिकेंटली हाई यील्ड। ओके, तो चपाती फ्रॉम द फ्लोर ऑफ दिस वीट आल्सो स्कोर्स हाई ऑन क्वालिटी। तो जो रोटी बनाई जाएगी वो भी हाई क्वालिटी की होगी इस वीट के साथ। तो एक अच्छा जो डेवलपमेंट हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने की है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इस वैरायटी का नाम। सो वो है MACS 6478। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी वैरायटी है। तो ये वीट की जो है एक वैरायटी है। ओके, सो साइंटिस्ट के द्वारा जो है ये इसको डेवलप किया गया है। जो यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका नाम है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। सो ये जो है इसने डबल क्रॉप यील्ड को डबल किया है। जो करंजखोब जो विलेज है महाराष्ट्र का, वहाँ पर फार्मर्स को जो है डबल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल भी ली गई है कि कोरेगांव तहसील सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो किसान है वो 45 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है उत्पादन कर रहे हैं इस न्यू वैरायटी से। ओके, एज अगेंस्ट अर्लियर एवरेज यील्ड रेंजिंग फ्रॉम 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो पहले जो ये उत्पादन था, जो नॉर्मल वीट वैरायटी हम यूज करते थे, 25 से 30 क्विंटल था पर हेक्टेयर। ओके, जब वो कल्टीवेट करते थे लोक 1, HD 2189 इन वैरायटीज और इसके अलावा जो और पुरानी वैरायटीज थे उनको। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंस्टीट्यूट का नाम भी याद रखना है। कैसा इंस्टीट्यूट है ये? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। सो यही था आज का PIB न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जहाँ पर आपको लगा है कि कोई खामी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को आप शेयर करें। इस लेक्चर को सुने, बार बार सुने, समझें। जहाँ पर नहीं समझ आ रही है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। ओके, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे UPSC का एग्ज़ाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो वेरियस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, बहुत हेल्पफुल होगी। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए। धन्यवाद।